नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था गोपाल शौर्य ये पाठ, और उसी वीडियो में हमने बताया था कि हम अगले वीडियो में आपको गोपाल शौर्य इस पाठ के शब्दार्थ बताएंगे और उसका स्वाध्याय करवाएंगे। तो चलो आज करते हैं इस वीडियो में गोपाल शौर्य इस पाठ के शब्दार्थ और स्वाध्याय। शब्दार्थ: बंधु प्रेम, भाई के प्रति प्रेम, मई महीना, मई माह, सुट्टी, छुट्टी, परत, वापस, शाळा, पाठशाला, पावसाळा, वर्षा ऋतू, सुरू, शुरू, तप्त, गरम, शांत हो, शांत, पायथा, तल, तीर, तट, शेतमळे, बगीचे, पावसाळा, वर्षा ऋतू, हिवाळा, ठंड के दिन, उन्हाळा, गर्मी का ऋतू, वाळलेला, सूखा, पालापाचोळा, कचरा, रानमेवा, जंगल या खेत में पकने वाला मेवा, पाचू, हरे रंग का रत्न, फेर फटका, चक्कर लगाना, छान, अच्छा, खाली, नीचे, सूर्यास्त, सूर्य का अस्त, घाट, घाटी, वणवा, जंगल में लगी हुई आग, ओरडला, चिल्लाया, लगेच, तुरंत, थांबवा, रोको, विझवणे, बुझाना, वेडा याने मूर्ख, वाट याने रास्ता, शेत याने खेत, ओढणे यानी खींचना, शुरुआत यानी शुरुआत, पोशिंदे यानी पालन पोषण करने वाला, न्याहाळला यानी देखा, संभाषण यानी बातचीत, चौफेर यानी चारों तरफ, हळूहळू यानी धीरे धीरे, पुढे यानी आगे, वेडेपणा यानी मूर्खता, हतबल यानी निराश, हजर यानी उपस्थित, चेहरे उजड़ने यानी आनंद होना, गाई वासरं यानी गाय और गाय के बछड़े, झाडं झुडपं यानी पेड़ पौधे, भाजून निघालीत यानी जल गई, निरपेक्ष यानी अपेक्षा न करते हुए, धाडस यानी साहस, केवळ यानी सिर्फ, कौतुकास्पद यानी प्रशंसनीय, अभिमान यानी घमंड या गर्व, वर्तमानपत्र यानी अखबार, बातमी यानी समाचार। तो बच्चों, ये हो गए गोपाल शौर्य इस पाठ के शब्दार्थ। अब हम देखते हैं इस पाठ का स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। उसमें अ है, कर्नागड कुठे वसलेला आहे। इसका हिंदी में अर्थ ये है इस प्रश्न का कि कर्नागड कहाँ बसा हुआ है। इसका हिंदी में उत्तर है, नागपुर जिले के नरखेड़ तहसील में मोहदी नाम का गांव है, वहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर कर्नागड बसा हुआ है। अब इसका मराठी में उत्तर देखते हैं। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील मोहदी नावाचे एक गाव आहे, तेथून 8-10 किलोमीटरच्या अंतरावर कर्नागड बसलेला आहे। ये हो गया अ का उत्तर। आ, गाड़ी थांबवा असे गोपाळ का ओरडला। इस प्रश्न का हिंदी में अर्थ है कि गाड़ी रोको ऐसे गोपाल क्यों चिल्लाया। अब उत्तर देखते हैं हिंदी में। घाटी से जब गाड़ी जा रही थी तो घाटी के नीचे आग लगी हुई थी, वो बुझाने के लिए गाड़ी रोको ऐसे गोपाल चिल्लाया। इसका मराठी में उत्तर देखो। घाटातून जेव्हा गाडी जात होती तर घाटाच्या खाली आग लागलेली पाहून ती विझवण्यासाठी गाडी रोको असा गोपाळ ओरडला। ई, गोपाळने आग विझवण्यासाठी काय केले। गोपाल ने आग बुझाने के लिए क्या किया। हिंदी में उत्तर, आग बुझाने के लिए गोपाल दौड़ के गया और रास्ते के खेत में नदी का पानी जिस रबरी पाइप से दिया जा रहा था, वो पाइप पूरी ताकत से खींच के लाने की शुरुआत की। अब इसका मराठी में उत्तर देखो। गोपाळ ने
आग विझवण्यासाठी धावत जाऊन रस्त्यातील शेतात नदीचे पाणी ज्या रबरी पाईपने दिले जात होते तो सर्व शक्तीनिशी ओढायला सुरुवात केली. अगला प्रश्न. आग वेळेवर विझली नसती तर कोणते नुकसान झाले असते? इसका हिंदी में अर्थ ये है बच्चों कि आग अगर समय पर नहीं बुझती तो कौन सा नुकसान होता. इसका हिंदी में उत्तर, आग समय पर नहीं बुझती तो गोरू चराने वाले गढ़ पर जो पेड़ थे, पेड़ पौधे और गाय और उनके बछड़े ये सब जल जाते. मराठी में उत्तर, आग वेळेवर विझवली नसती तर त्या आगीत गुराखे, गाई वासरे व गडावरील सर्व झाडे झुडपे जळून गेली असती. ये हो गया अपना पहला प्रश्न. अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ. प्रश्न दूसरा है, कोण कोणास म्हणाले ते सांगा, यानी किसने किसको कहा, ये हमें लिखना है. तो इसका पहला सेंटेंस है, अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू. इस वाक्य का हिंदी में अर्थ है कि अरे मूर्ख, ये जंगल की आग है, इसको हम कैसे बुझा सकते हैं. बताओ ये वाक्य किसने कहा है, किसको कहा है. ये वाक्य शिक्षक ने गोपाल को कहा है. इसको मराठी में हम कैसे लिखेंगे. हे वाक्य शिक्षक गोपाळला म्हणाले. आ, माणसं असो का जनावरं त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना. ये वाक्य कहा है गोपाल ने गुराखी यानी गोरू चराने वालों को. इसको हम मराठी में लिखेंगे, हे वाक्य गोपाळने गुराख्याला म्हटले. ये पण साहेब, हे कसं काय शक्य आहे, मला तर हा वेडेपणाच वाटतो. ये वाक्य किसने कहा, किसको कहा. ये वाक्य शिक्षक ने गृहस्थ को कहा है और इसको हम मराठी में लिखेंगे, हे वाक्य शिक्षकांनी गृहस्थाला म्हटले. अब प्रश्न तीसरा है, गोपाळचा कोणता गुण तुम्हाला आवडला और का आवडला ते लिहा. तो ये हमें तो अपने मन से लिखना है, क्योंकि सबको सबके गुण अच्छे, सभी को सबके गुण अच्छे लगते हैं ऐसे नहीं है. किसी को कौन सा गुण अच्छा लगता, किसी को कौन सा गुण अच्छा लगता. तो मैं मेरी तरफ से आपको बताती हूँ कि मुझे उसका कौन सा गुण अच्छा लगा. आपको जो अच्छा लगा वो आप लिखेंगे. मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ. मुझे तो इसका गुण अच्छा लगा, गोपाळने घाटाच्या खालच्या बाजूने लागलेली आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. हा गोपाळचा गुण मला आवडला, कि गोपाल ने जो घाटी में आग लगी थी उसको बुझाने का जो प्रयास किया, जो पॉसिबल नहीं था, ये उसका गुण मुझे अच्छा लगा. ठीक है. इसका कारण क्या है ये भी पूछा गया. का ते लिहा. का यानी कारण लिखना है. तो कारण ये है, कारण जंगलातील आग विझवणे अशक्य काम होतं, पण गोपाळला सर्वांनी समजावले होते. पण गोपाळने कुणाचेही न ऐकता गाडीतून उडी मारली व नदीचे पाणी ज्या जाड्या रबरी पाईपने शेतात दिले जात होते तो सर्व शक्तीनिशी ओढायला सुरुवात केली. साधारणपणे 2.5 ते 3 इंच परीघ असलेला, म्हणजे गोल असलेला तो पाईप, गोल असलेला तो लांबच लांब पाईप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत आणत होता. शेवटी नाईलाजाने सर्वजण त्याच्या मदतीला आले व आग विझली. अनेक जनावरे, झाडे, गुराखी वाचले. हे अशक्य काम गोपाळने शक्य करून दाखविले म्हणून त्याच्यातील शौर्य, त्याच्यातील साहस, यालाच आपण धाडस म्हणू, पराक्रम म्हणू, हा गुण मला आवडला. अगला प्रश्न है, करा सांगा. उसमें पहला है, नैसर्गिक आपत्ति व मानव निर्मित आपत्ति म्हणजे काय. इसका हिंदी में अर्थ है बच्चों कि नैसर्गिक आपत्ति किसको कहते हैं और मानव निर्मित आपत्ति किसको कहते हैं. इसके नाम में तो सब कुछ आ गया है. नैसर्गिक, मानव निर्मित, है ना. तो क्या होता है नैसर्गिक आपत्ति यानी, नैसर्गिक आपत्ति यानी प्राकृतिक आपदा. कौन सी आपदा, प्राकृतिक. यानी ज्या आपत्ती किंवा घटना निसर्गता घडतात त्यांना नैसर्गिक आपत्ति म्हणतात. यानी जो आपदा प्रकृति से ही घटती है उसको हम क्या कहते हैं, नैसर्गिक आपत्ति. ये हो गई नैसर्गिक आपत्ति. और दूसरी है मानव निर्मित आपत्ति. तो मानव निर्मित इसी के नाम में आया है, मानव ने निर्माण की हुई आपत्ति.
तो ज्या आपत्ती व घटना ह्या मानवाच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा चुकीमुळे घडतात त्यांना मानवनिर्मित आपत्ती म्हणतात. तो ये है इसका उत्तर. दूसरा प्रश्न है इसमें, नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्ती कोणत्या त्यांची यादी करा. यानी कौन कौन सी है नैसर्गिक आपत्ति, कौन सी है, उदाहरण देने हैं उसके, उसकी लिस्ट बनानी है. और मानव निर्मित आपत्ति आपदा कौन सी है उसकी भी एक लिस्ट बनानी है. तो मैं उसका उदाहरण बताते हैं. नैसर्गिक आपत्ति जैसे कि पूर यानी बाढ़, दरड़ कोसळणे यानी कुछ दीवार गिर जाती या कुछ पुल गिर जाता, वनवा पेटणे, ढग फुटी यानी बादल फुटी, अतिवृष्टी, भूकंप, ज्वालामुखीचा स्फोट, वादळ यानी आंधी, सुनामी, दुष्काळ यानी सूखा. ये क्या है, ये सारे नैसर्गिक आपत्ति के उदाहरण हैं. इसको आप नैसर्गिक आपत्ति में उसकी लिस्ट में लिख सकते हैं. और दूसरी है मानव निर्मित आपत्ति. तो मानव निर्मित आपत्ति यानी मानव से क्या होता है, मानव की गलती से जो आपदा खड़ी हो जाती है उसको बोलते हैं हम मानव निर्मित आपत्ति. जैसे कि आग लगना, वो क्या करते लोग, बीड़ी या सिगरेट जली हुई वो फेंक देते कहीं पे भी, उसके कारण आग लग जाती. ये क्या हो गई, मानव निर्मित आपदा हो गई. अपघात यानी एक्सीडेंट, दरोडेखोरांचे हल्ले, खाणीतील अपघात, फैक्ट्री में आग वगैरह लग जाती है या गैस निकल के जो भी आपदा खड़ी हो जाती है, ये सारी कौन सी आपत्ति है, मानव निर्मित आपत्ति की लिस्ट है. अगला प्रश्न है, जंगलामध्ये वणवा लागू नये यासाठी कोणते उपाय करणे आवश्यक आहे याबाबत मित्रांशी चर्चा करा. अब इसकी चर्चा हमें बच्चों अपने मित्रों के साथ करनी है. प्रश्न ये है कि जंगल में वनवा यानी आग नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे. तो अब मित्रों के साथ चर्चा करके उस चर्चा से जो भी बातें सामने आएगी वो हमें लिखनी है. साधारणतः मित्रों के साथ मेरे हिसाब से हम चर्चा करेंगे तो इस प्रकार के विचार सामने आ जाते हैं. सबसे पहले तो इसमें उपाय है जन जागृति चळवळ. यानी लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है. जैसे कि वनवा, ये बारिश में क्या होता है, लोग अपने गोरू चराने के लिए ले जाते पहाड़ी पर, तो उसके लिए ये गवत अच्छा, वहाँ गवत यानी घास उगना चाहिए. इसके लिए क्या करते हैं, वहाँ उसको जला देते हैं तो वहाँ अच्छा घास आ जाता है. तो ये नहीं करना चाहिए. लोगों को हमें इसके लिए जागरूक करना चाहिए कि ऐसा काम ना करो. काही लोग सहज जाता जाता बीड़ी सिगारेट पेटलेली फेकून देतात. कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं रास्ते से और घूमते घूमते सिगरेट पीते पीते, बीड़ी पीते पीते और वही जला हुआ जो टुकड़ा होता है बीड़ी का कहीं पे भी फेंक देते हैं और वो घास में या कचड़े में कुछ, वो उसकी आग फिर क्या होती है, लग जाती है. तो लोगों को जागरूक करना है कि ऐसा नहीं करना है. काही लोग क्या करते हैं, केवळ हाउस म्हणून आग लावतात. किसी किसी को ऐसे शौक आता है कि चलो आग लगा देते, शौक के खातिर आग लगाते हैं, तो उनको समझाना है. काही लोग पालापाचोळा जाळण्यासाठी आग लावतात. कुछ लोग क्या करते हैं, कचड़ा जो हो जाता है उसको जलाने के लिए आग लगाते हैं, तो उनको समझाना है. तो आग मत लगाओ, इस प्रकार से उनको समझाना है. वनातील मधमाशांचे पोळे जाळण्यासाठी पण आग लावली जाते. कुछ लोग जंगल में जो मधमाशी यानी मधुमक्खी के जो होते हैं ना छत्ता, उसको जलाने के लिए, उसका मध निकालने के लिए उसको जलाते हैं. तो यहाँ भी समझाना है कि ऐसी आग मत लगाया करो, इस प्रकार से आप मध मत निकाला करो. तो इस प्रकार से हम अगर बच्चों के साथ बातें करेंगे तो ये उपाय इसे हमें मालूम होंगे. कुछ लोग क्या करते हैं, वन में जाते हैं टिफ़िन वगैरह लेके, या वहाँ ही जाके थोड़ा एंजॉयमेंट करने के लिए खाना वगैरह बनाते हैं. सिकोटी यानी शेगड़ी चूल्हा वहाँ जलाते हैं. और तो ऐसे करने से रोकना चाहिए. अगर आंधी आई और उसी में से कुछ थोड़ी सी चिंगारी इधर उधर गई तो आग लग जाती है. कुछ लोग क्या करते, रात को जाते, अब तो बैटरी निकले, पहले बैटरी नहीं थी, टॉर्च नहीं थी, तो टेम्भा या दीपक लेके जाते थे. तो वो दीपक या टेम्भा लेके नहीं जाना है, टॉर्च लेके जाओ, ऐसे लोगों को बताना है. और कुछ शासकीय और खाजगी जंगल जो होते हैं
उसमें 6 से 12 मीटर की जाल रेशा निकालने के लिए बोलना है। जंगल में आग निरीक्षण मनोरे उभारने, ये भी एक है उसमें उपाय। और जैसे ही जंगल में जाएंगे और हमको आग का धुआं दिखा तो हम जल्दी से क्या करेंगे, वनाधिकारी को सूचना देंगे। तो इस प्रकार के उपाय इसमें हो सकते हैं। तो ये आपको मित्रों से चर्चा करके लिखना है उत्तर इसका। अब अगला प्रश्न देखते हैं, खेळूया शब्दांशी, शब्दों का खेल खेलते हैं। इसमें और नंबर का प्रश्न है, खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांतील नामे, सर्वनामे, विशेषणे, क्रियापदे रिकाम्या चौकटीत लिहा। तो ये दिया है हमें चौकट, है ना, इसमें हमें ये इसमें से लिखना है। तो पहले इस पे क्या लिखना है, नाम लिखना है। नाम कौन सा है, जो अंडरलाइन किए हुए हैं ना वर्ड्स, ये नाम है, सर्वनाम है, विशेषण है कि क्रियापद है, ये हमें इसमें नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद के कॉलम में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना चाहिए कि नाम किसको कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद किसको कहते हैं। तो थोड़ा सा हम पहले इसको देखते हैं कि किसको नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद कहते हैं, तभी तो हम इसको इसमें लिख पाएंगे। मराठी में बच्चों शब्दों की 8 जाति होती है, उसे शब्दांच्या जाति ऐसे कहते हैं। ये 8 जाति में 4 जाति को विकारी शब्द कहते हैं और बची हुई 4 जाति को अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये 8 जाति मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखो, शब्दांच्या जाति, नंबर 1 नाम, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रियापद। तो ये जो 4 अभी मैंने पढ़े हैं ना, ये है विकारी शब्द, इनको ये विकारी शब्द बोलते हैं। और अभी जो पढ़ने जा रही हूँ ना, उसको बोलेंगे अविकारी शब्द। तो इस अविकारी शब्दों में है, नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 शब्द योगी अव्यय, नंबर 3 उभयान्वयी अव्यय और नंबर 4 केवल प्रयोगी अव्यय। तो ये 4 हैं अविकारी शब्द, 4 विकारी और 4 अविकारी शब्द, 4 और 4 मिलके 8 हो गए और इन सबको मिलके क्या बनती है, शब्द की जाति बनती है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है दूसरी जो 4 जाति है उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें पहली 4 जो शब्द की जाति है, जैसे नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद, इसकी जरूरत है। तो हम पहले नाम किसको कहते हैं ये देखते हैं। विकारी शब्द में पहला है नाम। नाम यानी हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। किसी भी वस्तु या प्राणी का जो नाम होता है उससे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, जैसे कि मैं एक उदाहरण देने जा रही हूँ आपको। उदाहरण है, राधा खेळायला गेली। तो इसमें राधा ये क्या है, नाम है, एक लड़की का नाम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। बस यही हमें इस कॉलम में लिखना है। तो चलो देखते हैं फिर सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, हम नाम का उच्चार बार बार नहीं ले सकते, अगर बार बार लेंगे तो बोलने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि राधा जेवण करते, राधा खेळायला जाते, राधा नृत्य करते, राधा राधा की रट लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या बोलते हैं, राधा खेळायला जाते। फिर दूसरे वाक्य में हम बोलेंगे ती नृत्य करते, ती जेवण करते। तो ती ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यानी कि संज्ञा के जगह पर जो शब्द यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा है विशेषण। विशेषण यानी संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी हम राधा का ही उदाहरण लेंगे। राधा सुंदर आहे। राधा कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, सुंदर ये जो है राधा नाम के, राधा ये जो नाम है, संज्ञा है, इसके बारे में सुंदर शब्द विशेष जानकारी दे रहा है, इसलिए हम सुंदर को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और चौथा है क्रियापद। क्रियापद यानी क्रिया। तो क्रियापद उसको बोलते हैं वाक्य का जो अर्थ पूरा करने वाला अर्थपूर्ण शब्द होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिया। यानी वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्दाला क्रियापद म्हणतात। इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेते हैं, राधा का ही उदाहरण लेते हैं। मैं बोलूँगी राधा जेवण, बस इतना ही बोलूँगी, आगे का नहीं बोलूँगी। कुछ समझ में आया आपको, नहीं।
राधा जेवण करते कि नहीं करती है, राधा खाना खाती है कि नहीं खाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बस, क्योंकि मैंने आधा अधूरा वाक्य बोला है, राधा जेवण। तो मैं क्या बोलूंगी इसकी जगह, राधा जेवण करते। तो इसमें कौन सा शब्द आया, करते। करते ये जो शब्द है इससे आपके वाक्य का अर्थ पूर्ण हो गया, इसीलिए करते इस शब्द को हम क्या बोलेंगे, क्रियापद। यानी क्रियापद की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाले अर्थपूर्ण शब्द को क्रियापद कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो ये हमने नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद थोड़ा सा समझ लिया। अब ये प्रश्न हमें आसान जाएगा। देखते हैं। कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे। इसमें कर्णागड अंडरलाइन किया है शब्द और आहे अंडरलाइन किया है शब्द। सिंपल सी बात है, कर्णागड ये नाम है, इसीलिए हम इसको नाम के कॉलम में लिखेंगे। और इसी में दूसरी अंडरलाइन है आहे, तो आहे इस शब्द ने वाक्य का अर्थ पूर्ण किया, इसलिए आहे क्रियापद में आएगा। ड्रायव्हर ने लगेच गाडीचा वेग वाढवला। इसमें ड्राइवर इसमें अंडरलाइन आई है, गाडीचा ये अंडरलाइन आई और वाढवला। तो ड्राइवर ये नाम है, गाड़ी ये भी एक नाम है, तो नाम में दो आएंगे, एक आएगा ड्राइवर और दूसरा आएगा गाड़ी। और वाढवला इस शब्द से वाक्य का अर्थ पूर्ण हुआ, तो ये हो गया क्रियापद। तीसरा सेंटेंस, तो लांब पाइप गोपाळने ओढत आणला। इसमें अंडरलाइन किया है तो, ये क्या हो गया, सर्वनाम। लांब, लांब पाइप, पाइप है लेकिन कैसा है, लंबा है। इस पाइप के बारे में लाम इस शब्द ने विशेष जानकारी दी, तो लाम क्या हो गया, विशेषण हो गया। पाइप फिर से नाम हो गया, तो सर्वनाम हो गया। और आणला ये क्रियापद। चौथा सेंटेंस देखते हैं, सर्वांचे चेहरे उजळले होते। इसमें अंडरलाइन किया है शब्द चेहरे। चेहरे ये नाम हो गया और होते ये क्रिया हो गई, क्रियापद हो गया। तो इस प्रकार से खेळूया शब्दांशी ये प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं आ नंबर का प्रश्न देखते हैं। कंसात दिलेले शब्द योग्य ठिकाणी भरून वाक्य पूर्ण करा। अब कंस यानी ब्रैकेट में शब्द दिए हैं अकल्पित, कौतुकास्पद, प्रत्यक्षदर्शी, पोशिंदा। प्रश्न ये कहता है कि ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं ये जो खाली स्थान है हमारे, इसमें हमें भरना है, जहाँ जो बैठता है उस जगह पे भरना है। तो पहला सेंटेंस है, सचिन तेंडुलकरच्या यशस्वी फलंदाजीचे रिक्त स्थान साक्षीदार आहेत। सचिन तेंदुलकर की जो यशस्वी फलंदाजी यानी बैटिंग है उसके अनेक रिक्त स्थान साक्षीदार है। तो यहाँ शब्द आएगा प्रत्यक्षदर्शी। प्रत्यक्षदर्शी यानी जो प्रत्यक्ष मैच देखता है वो, तो कौन सा शब्द आएगा यहाँ, प्रत्यक्षदर्शी। दूसरा, भुज येथे घडलेली भूकंपाची घटना खाली स्थान होती। भुज यहाँ जो घटना घटी भूकंप की वो खाली स्थान थी। कैसी थी, अकल्पित। अकल्पित में यानी कोई कल्पना नहीं थी, अचानक हो गई, तो इसीलिए यहाँ कौन सा शब्द आएगा, अकल्पित। शेतकऱ्याला भारताचा रिकामी जागा म्हणतात, खाली स्थान भरना है। शेतकरी को भारत का खाली स्थान कहते हैं। पोशिंदा, शेतकरी कौन है, पोशिंदा ने पालन पोषण करने वाला, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। चौथा, खाली स्थान, काम करणारा विद्यार्थी सर्वांना नेहमीच आवडतो। यहाँ शब्द आएगा कौतुकास्पद। कौतुकास्पद काम करणारा विद्यार्थी सर्वांना नेहमीच आवडतो, यानी इसका अर्थ होता है कि जो शाबाशी लेने वाला विद्यार्थी होता है, प्रशंसनीय विद्यार्थी होता है, ऐसा विद्यार्थी सबको पसंद होता है। तो उसके लिए शब्द आया है कौतुकास्पद, तो यहाँ हमें कौतुकास्पद भरना है। अब देखते हैं प्रश्न ये,
गैर हा उपसर्ग लावून तयार झालेले शब्द खाली दिले आहेत. बिन, परा हे उपसर्ग लागून तैयार होनारे शब्द लिया. यहाँ एक उदाहरण दिया है उपसर्ग का. उपसर्ग जानते होंगे आप हिंदी में, जो शब्द के पहले लगता है उस शब्द को क्या बोलते हैं हम? उपसर्ग. जैसे कि यहाँ गैर, ये हजर एक शब्द है, उसके पहले गैर लग गया तो ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया. गैर सोए, सोए को गैर शब्द लग गया तो ये हो गया उपसर्ग. गैर समझ, समझ को पहले ही गैर ये शब्द लगा तो ये क्या हो गया? उपसर्ग. अब इसी प्रकार से गैर से जैसे ये 3 शब्द बने, उसी प्रकार से 3 शब्द हमें बिन ये उपसर्ग लगा के बनाना है. तो बता सकते हैं आप उदाहरण? 1-2 उदाहरण मैं बता देती हूँ, उस उदाहरण से आप क्या करेंगे? बनाएंगे. पगारी, पगारी को अगर हम पहले बिन ये शब्द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बिन पगारी. कौन सा शब्द लगाएंगे? बिन. बिन पगारी हो गया एक शब्द. चूक, चूक इस शब्द को बिन लगाएंगे तो बिन चूक, ये दूसरा उपसर्ग वाला शब्द हो गया बिन लगा के. काम, काम को बिन लगाएंगे तो बिन काम. देखा, बिन देखा. इस प्रकार से बिन शब्द लगा के भी हम उपसर्ग के शब्द बना सकते हैं. उसी प्रकार से परा, तो एक तो आपको बनाना पड़ेगा, 2 समझाए. फिर भी इसका एक आध उदाहरण मैं आपको देती हूँ. परा, परा ये उपसर्ग. परावलंबी एक शब्द है अवलंबी, किसी के भरोसे रहना, उसको किसी पर अवलंबित रहना उसको बोलते हैं अवलंबी. तो उसको परा ये शब्द लगा तो परावलंबी क्या बनेगा? परावलंबी. जय को अगर पहले परा शब्द लगाएंगे तो पराजय हो जाएगा, है ना? परा उपसर्ग पराजय. तो इस प्रकार से और 1-2 आपको बनाना है. 3 शब्द यहाँ बना के लिखने हैं. तो ये हो गया हमारा उपसर्ग का प्रश्न. अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं. खालील वाक्यातील क्रिया विशेषण अव्यये अधोरेखित करा. तो क्रिया विशेषण अव्यय पहले किसको बोलते हैं ये हमें देखना पड़ेगा. हमने पहले ही पढ़ा है कि शब्द की 8 जाति होती है, उसमें से 4 शब्द होते हैं विकारी जाति, विकारी शब्द होते हैं, और 4 होते हैं अविकारी. तो विकारी में नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद हो गया, और अविकारी में क्रिया विशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय और केवल प्रयोगी अव्यय. ये 4 शब्द की जाति आती है. तो उसमें से ही पहला जो है क्रिया विशेषण. तो ये क्रिया विशेषण हमें पहले देखना पड़ेगा किसको कहते हैं. तो क्रिया विशेषण किससे कहते हैं बच्चों? क्रिया के बारे में जो शब्द विशेष जानकारी देता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण. जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको. ससा, जलद, धावतो. तो ये हो गई क्रिया धावतो. और कैसा दौड़ता है? ससा यानी खरगोश, जलद यानी जल्दी जल्दी, और धावतो यानी दौड़ता. तो क्रिया विशेषण किसको कहते हैं हमें देखना है. तो ये हो गई क्रिया धावतो. ससा, खरगोश दौड़ता है, दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है? जलद 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 दौड़ता है. तो जलद ये शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण, क्योंकि वो इस क्रिया के बारे में विशेष जानकारी बता रहा है, इसीलिए जलद क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय हो गया. इसी प्रकार से इन वाक्यों को में देखिए. माझे हसणे क्षणोक्षणी वाढतच गेले. यहाँ क्रिया है वाढतच गेले, बढ़ गया. मेरी हंसी क्षण क्षण से बढ़ गई. बढ़ गई लेकिन कैसे बढ़ गई? क्षणोक्षणी, क्षण क्षण से. तो क्षण क्षण से, क्षणोक्षणी ये शब्द जो है वाढतच गेले इस क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, इसलिए इसको क्षणोक्षणी को हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय. दूसरा, मंदा लिहिताना नेहमी चुका करते. करती है, क्या करती है? गलतियां करती है, लेकिन कैसे करती है? नेहमी यानी हमेशा करती है. मंदा लिखते समय हमेशा गलतियां करती है. तो नेहमी ये शब्द क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है. क्षणोक्षणी, इसमें नेहमी. तीसरा,
आईने आम्हाला 100दा बजावले। आई ने हमको 100 बार बजाया। बजाया है लेकिन कितने बार बजाया? 100 बार, यानी 100दा। तो क्रिया विशेषण कौन सा हो गया? 100दा। अगला प्रश्न, सभोवार दाट झाड़ी होती। सभोवार यानी चारों तरफ, दाट झाड़ी थी। झाड़ी थी लेकिन कैसी थी? दाट, घनदाट। तो दाट ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो समझ में आया बच्चों क्रिया विशेषण। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंसात दिलेली क्रिया विशेषण अव्यये वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा। अब ब्रैकेट में ये क्रिया विशेषण अव्यय दिए हुए हैं, ये हमें ये खाली स्थान पे भरने हैं। तो पहला वाक्य है वाहतुकीची साधने कमी होती। वाहतूक यानी प्रवास करने के जो साधन है कम थे। तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा? पूर्वी, पहले। वाहतूक यानी प्रवास के साधन कम थे, लेकिन कब कम थे? पूर्वी, ये पहले। तो यहाँ आएगा क्रिया विशेषण पूर्वी। ठीक है। दूसरा, मी पानी प्यायलो। पानी प्यायलो, पानी पिया, लेकिन कैसे पिया? घटाघट। तो यहाँ शब्द आएगा घटाघट। मला आई खालिस्तान येताना दिसली। मुझे माँ आते हुए दिखी। आते हुए दिखी लेकिन कैसे? समोरून। समोर यानी सामने से, ये यहाँ आएगा। हिरवेगार गवत उगवले होते। गवत यानी घास उगाता, हरी हरी घास उगी थी, लेकिन कहाँ उगी थी? सगळीकडे यानी चारों तरफ। तो सगळीकडे ये शब्द यहाँ आएगा। खालील वाक्य वाचा। मी घरी गेले पण घराला कुलूप होते। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो, प्रश्न है, पढ़ रहे हैं। मी घरी गेले पण घराला कुलूप होते। अश्विनी खेळायला गेली परंतु मैदानावर कोणीच नव्हते। दोन छोटी वाक्ये उभयान्वयी अव्ययांनी जोडायची असल्यास हे चिन्ह वापरले जाते, त्यास अर्धविराम म्हणतात। इस वाक्य में बताया गया है, देखो अ नंबर का वाक्य देखो बच्चों, मैं पढ़ रही हूँ। मी घरी गेले, यहाँ एक चिन्ह दिया हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ पण घराला कुलूप होते। इसमें क्या है? मी घरी गेले एक वाक्य हो गया, और उसमें जोड़ के दूसरा वाक्य आ गया है पण घराला कुलूप होते, यानी मैं घर गया लेकिन घर को ताला था। ये दो वाक्य है, उसको जोड़ा गया है ना। तो इसीलिए जब इन दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो इस चिन्ह का उपयोग होता है। तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? अर्धविराम। यही इसमें बताया है। दूसरा वाक्य है अश्विनी खेळायला गेली, ये पहला सेंटेंस हो गया। और दूसरा यानी अश्विनी खेलने गई, और दूसरा हो गया परंतु मैदानावर कोणीच नव्हते, लेकिन मैदान पर कोई नहीं था। और ये दो वाक्यों को अलग अलग न लिखते हुए जोड़ के लिखा तो ये चिन्ह आ गया, तो इसको बोलते हैं अर्धविराम। तो यही जानकारी इसमें हमें दी है कि अर्धविराम किसको कहते हैं। दोन छोटी वाक्य यानी दो छोटे वाक्य उभयान्वयी अव्ययानी, ये भी एक अव्यय का प्रकार है, उभयान्वयी अव्यय से जोड़ते हैं तो इस चिन्ह का उपयोग होता है, उस चिन्ह को हम अर्धविराम कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया इस पाठ का, गोपाळचे शौर्य इस पाठ का स्वाध्याय। और अगले वीडियो में हम देखेंगे बच्चों अगला पाठ, और अगले पाठ का नाम है दादास पत्र। थैंक यू।